नमस्कार दोस्तों, केसी जी की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसे कि भैया पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा को, अब इसमें कौन से पढ़ना है हमें? वर्णमाला। अब बात करें किस पर? हिंदी पर। तो हिंदी पर हमने इतनी बात की थी कि हिंदी भाषा को मातृभाषा, राज्य भाषा व राष्ट्रभाषा, इन तीनों भाषाओं में से केवल मातृभाषा और राज्य भाषा के रूप में ही दर्जा प्रदान किया गया, राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्रदान नहीं किया गया। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम हिंदी पे मैं बात करूं तो देखिए, हिंदी को दो रूप में लिखते हैं। एक तो क्या, कुछ लोग इस रूप में लिखते हैं, कुछ लोग इस रूप में लिखते हैं। हालांकि दोनों ही रूप क्या है, ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आपका व्यंजन संधि का नियम लगता है, तो उसमें जो वर्ण का पंचमाक्षर होता है उसे लिख दिया जाता है। ठीक है, तो भैया इस पे बात करें तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है? वो आपके किससे? सिंधी शब्द से हुई है। अब जो सिंधी है वो क्या है? तो देखिए, जो सिंधु नदी के किनारे जो बसने वाले लोग थे, उनकी जो भाषा थी, तो उस भाषा को कहा गया सिंधी। जैसे कि हम बोल देते हैं आम बोलचाल में कि मान लिया कोई व्यक्ति पंजाब से है तो उसकी भाषा कैसी बोलेगी? पंजाबी है। कोई व्यक्ति नेपाल से है तो बोले कैसी भाषा है उसकी? बोले नेपाली है। किसी से कह दिया बोले जापान से है, बोले कैसी भाषा? जापानी भाषा है। तो वैसे ही जो सिंधु नदी के किनारे जो बसने वाले लोग थे भाई, तो उनकी जो भाषा थी, तो वो भाषा कौन सी हुई? वो भाषा हुई आपकी सिंधी। अब जो सिंधी था, तो जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज इस को क्या बोले करे थे भैया? वो बोले करे थे है। तो सिंधी से क्या पड़ा आपका? हिंदी। अब हिंदी में जो सबसे पहला टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम होता है क्या आपका? वो होती है आपकी वर्णमाला। अब वर्णमाला को पढ़े तो वर्ण का हमने एक बार जिक्र करा था जो पिछली वीडियो में। तो उसमें क्या था कि वर्ण आपका जब विचार था, तो विचार जब अध्वन्यात्मक इकाई थी, तो उस अध्वन्यात्मक इकाई को ध्वनि का रूप देने या वर्ण का रूप देने या शब्द का रूप देने के रूप में हमने केवल वर्ण का प्रयोग किया था। अब वर्णमाला का प्रयोग भैया, वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ उसी प्रकार से होता है जैसे क्या फूलों की माला होती है या बीजों की माला, वैसे ही यहाँ क्या है? ये है भैया आपकी वर्णों की माला है। अब इस वर्णों की माला को क्या करना है? देखना है कि किस प्रकार से हमें, यानी कि व्यवस्थित समूह में, यानी कि व्यवस्थित समूह में देखना है या व्यवस्थित क्रम में देखना है। तो व्यवस्थित समूह जो कहलाता है, तो व्यवस्थित समूह हम शब्द को भी कहते हैं, लेकिन शब्द को तब कहेंगे कि जब क्या वर्णों का सार्थक योग होगा, तो उसे शब्द कहेंगे। यहाँ क्या भैया इसमें वर्णमाला में कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम, तो उसे क्या कहते हैं हम? वर्णमाला। जो इसमें से एक चीज आई आपकी क्या? वर्ण। तो इस वर्ण को कितने भागों में बांटते हैं? तो इसे बांटते हैं भैया दो भागों में। एक होता है स्वर और एक क्या होता है आपका? व्यंजन। तो ये स्वर और व्यंजन पर बात करें तो देखिए, जो स्वर है आपका, कि स्वर की परिभाषा क्या होती है? एक परिभाषा आप पढ़ते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली वह पढ़ी जाने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। लेकिन एक परिभाषा आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो वो बच्चा था जिसका भाषा वाले टॉपिक में भैया जन्म कराया था, जन्म हुआ था कि अर्जित संपत्ति है, मतलब बच्चे ने इकट्ठा करना शुरू किया था, उसी बच्चे का जैसे सबसे पहले उसने सुनना शुरू करा था, सुनने के बाद जो बोलना शुरू करा, तो बोलते समय जो सबसे पहली ध्वनि थी, तो वो सबसे पहली ध्वनि क्या कहलाती है? आपकी स्वर कहलाती। तो स्वर के बाद जब स्वर बोलने शुरू करता है, तो जैसे ही स्वर इंद्रियों में थोड़ी कठोरता आनी शुरू होती है, तो उसके बाद वो किसके? व्यंजन का उच्चारण करने लगता है। लेकिन व्यंजन के उच्चारण करने में भी वो किसकी सहायता लेता है? स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। स्वर की ही सहायता से जो ध्वनियां लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। परंतु यहाँ पर एक बात आती है कि स्वर पर बात करें तो बोले स्वरों की संख्या पर। तो देखो, कभी कभी आप कहीं पढ़ा होगा स्वरों की संख्या 11, कहीं पढ़ा होगा स्वरों की संख्या 10, कहीं पढ़ा होगा स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। तो देखिए 11, 10 और 13 पर तीनों पर बात करेंगे कि 10 कैसे हैं, 11 कैसे हैं, 13 कैसे हैं।
बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि 10, 11 और 13 कैसे कैसे है। तो देखिए सबसे पहली चीज अब हमें देखना है कि देखो एक स्वर क्या होता है ए, उसके बाद क्या बोलते हो आप आ, ई, इसे छोटी ई को आप थोड़ा स्लो बोलते हैं, बड़ी ई को आप क्या करते हैं थोड़ा खींचकर बोलते हैं। इसके बाद आता है ऊ, फिर क्या होता है ऊ, इसके बाद क्या आता है री, फिर क्या ए, आए, ओ, और ये क्या होता है आपका आओ। इस प्रकार से भाई कितने स्वर हो गए, गिनना भैया 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, संख्या कितनी 11। बोले जी आपने तो 10 भी लिख रखा, 13 भी लिख रखा, फिर उनका क्या करें। बिल्कुल होगा भैया। देखें जो स्वर है आपका मूल रूप से पूछता है कि स्वरों की संख्या मूल रूप से कितनी है, तब तो होती है कितनी आपकी 11। या पूछ ले कि सामान्यतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो सामान्यतः स्वरों की संख्या भैया आपकी 11 ही होती है। परंतु अगर क्वेश्चन बन जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या भैया कितनी, उच्चारण के आधार पर, किसके उच्चारण के। अब उच्चारण कैसे भाई बोलने के। अब जब बच्चा ही स्वर बोलता है तो क्या इनमें से सारे के सारे स्वरों को बच्चा बोल पाएगा। देखिए ए बोल सकता है आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हाँ एक चीज नोटिस की कि इसमें से एक जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आपका री, इसका उच्चारण बच्चा नहीं कर पाता। और जब नहीं करेगा टोटल संख्या भैया कितनी है 11 में से इसका उच्चारण नहीं कर पाता, तब कितने बचते हैं आपके 10। तो इसीलिए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है भाई, तो वो हो जाती है आपकी 10। क्लियर हुई बात कि मूल रूप से पूछे, सामान्यतः पूछे तब तो आपकी संख्या कितनी है 11। अगर उच्चारण के आधार पर पूछे तब भैया संख्या कितनी है आपकी, तब संख्या 10 है। उसमें से किस स्वर का उच्चारण नहीं कर पाता, तो उस री स्वर का उच्चारण नहीं कर पाता। इसके बाद दो चीजें और आती हैं। एक होते हैं आपके अयोग वह वर्ण। अब अयोग वहा जो वर्ण है इनकी संख्या होती है भाई कितनी 2। अब 2 संख्या कैसे, एक तो आपका अंग और एक क्या बोलते हो आप अह, ये 2 होते हैं। अब बोले कि 13 तो पता है नहीं, आप अयोग वहा पढ़ाने लगे, भैया इनसे ही जुड़ेंगे 13। अयोग वहा वर्णों की संख्या 2 है, एक अंग है और एक क्या है अह। जो अंग है इसे तो कहते हैं हम क्या, इसका नाम होता है अनुस्वार। इसका अह का होता है, इसे कहते हैं हम क्या विसर्ग। तो इनकी संख्या कितनी है 2 है। अब इनका जो प्रयोग होता है अयोगवाह वर्णों का, तो हमेशा अयोगवाह वर्णों का प्रयोग देखो इसकी परिभाषा को कहते हैं, वैसे तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है कि जो जुड़ने के बाद वहन न हो, अर्थात जो अपना मूल रूप न दिखाएं, तो वो क्या कहलाते हैं अयोगवाह। दूसरी परिभाषा आपने कई बार कहीं ऐसा भी पढ़ा होगा कि अयोगवाह वर्ण न तो पूर्णतः स्वर होते हैं न ही पूर्णतः व्यंजन होते हैं। हाँ मानते हैं इस बात को कि न तो पूर्णतः स्वर है न पूर्णतः व्यंजन है, परंतु भैया जो अयोगवाह वर्ण है इनका जो प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा किसके साथ किया जाता है, स्वर के साथ ही करते हैं। और जब स्वर के साथ करते हैं तो कह देते हैं कि लिखित रूप में या कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है 13 हो जाती, क्योंकि भैया 11 तो आपके पास ये है और 2 आपके अयोगवाह हो गए और संख्या टोटल स्वरों की कितनी हो गई 13 हो गई। परंतु अंग और अह का प्रयोग क्या हमेशा स्वर के साथ करेंगे, क्या ऐसा संभव है? देखें एक बार कर लेते हैं। मान लिया किसी व्यक्ति ने अगर लिखा है कि अंग, तो वो मेरी बात से पूर्णतः सहमत भी होगा कि बोले कि अंग लिखा है कि बोले ए के साथ में अनुस्वार आया, आपकी बात मान ली। लेकिन किसी ने मान लिया लिख दिया आपका शब्द जंग, तो बोले अब तो ये व्यंजन है। जब ये व्यंजन आया तो बोले जी अब तो आपने व्यंजन के साथ इसका प्रयोग कर दिया, लेकिन अभी कह रहे थे कि किसके साथ होता है, स्वर के। भैया जो ये व्यंजन है बना तो ये मिलकर किससे है, मिलकर तो ये स्वर से ही बना है। अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं, स्वर रहित कर दूं, तो ये जो अनुस्वार आएगा वो किसके साथ आएगा, ए के। हमेशा कभी आपने ये लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि मान लिया आधा जय,
और आधा जय लिखने के बाद में इसके ऊपर कभी अनुस्वार लग गया हो, या कह दे कि मान ले जैसे मैंने लिख दिया ये मन, इस प्रकार से लिखा, लिखने के बाद में अगर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है तो इससे से मैं में से फिर क्या ए निकलेगा और ए के साथ ही जाएगा, और ए आपका क्या है, स्वर है। तो हमेशा अनुस्वार का जो प्रयोग करते हैं वो किसके साथ करते हैं, हम स्वर के साथ ही करते हैं, कभी भी इनका प्रयोग व्यंजन के साथ नहीं होता। तो एक कंडीशन और बताए तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देखें ये जो आपका विसर्ग होता है, विसर्ग का प्रयोग अब कभी भी शब्द से पहले नहीं कर सकते, हमेशा शब्द के अंत में ही विसर्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या मैंने लिख दिया अतः, तो अतः जो लिखा है तो ये शब्द है और शब्द के बाद में ही विसर्ग का प्रयोग करते हैं। कभी आपने ऐसे नहीं लिखा हुआ देखा होगा, जैसे क्या मैंने क्या विसर्ग और बाद में क्या मन, ऐसे नहीं, हमेशा जो विसर्ग का प्रयोग होता है वो शब्द के अंत में ही होता है। इसमें से तय में से ए स्वर निकलेगा, नय में से ए स्वर निकलेगा, तो विसर्ग का प्रयोग भी किसके साथ, स्वर के साथ ही होता है। ठीक है, इसके बाद इतनी बात समझ में आ गई होगी कि 11, 10 और 13 कैसे है। मूल रूप से पूछे, सामान्यतः पूछे, स्वरों की संख्या 11 है। उच्चारण के आधार पर पूछे तो स्वरों की संख्या भैया 10 है। अगर कुल पूछे या लिखित रूप से पूछे तो स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है। क्लियर हुई इतनी बात। अब इस पर बात करें, देखिए अब करते हैं हम स्वर के भेद। जब स्वर के भेद की बात करें तो केवल स्वर के कितने भेद होते हैं, तो देखिए मुख्यतः जो भेदों की बात करें तो मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक तो कहते हो आप मूल स्वर या क्या कहते हैं ह्रस्व बोल देते हो, और दूसरा बोल देते हो आप क्या दीर्घ स्वर। लेकिन इस पर अगर बात करें अलग अलग भागों में बांटते हैं तो सबसे पहला आता है आपका कौन सा, कि ह्रस्व स्वर कह दें, ह्रस्व स्वर, या फिर इसका ही नाम होता है भैया मूल स्वर। ठीक है, कुछ चीजें बोर्ड पे नहीं लिख सकते तो भाई मैं मौखिक रूप में बोल रहा हूं। अगला आता है कौन सा आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का ही दूसरा नाम होता है कौन सा, द्विमात्रिक स्वर, अर्थात जिनकी क्या 2 मात्राएं होती हैं उन्हें कहते हैं कौन से, द्विमात्रिक स्वर। तीसरा आता है आपका कौन सा, प्लुप्त स्वर। अब प्लुप्त स्वर पे भी काफी चर्चा होगी। देखिए प्लुप्त स्वर जो होता है, हालांकि ये किसका है, संस्कृत का है, हिंदी का है ही नहीं। अगला आता है चौथा कौन सा आपका, संधि स्वर। पांचवा आता है आपका कौन सा, संयुक्त स्वर। इस प्रकार से भैया हम 5 भाग में पढ़ेंगे इन्हें, किसमें, एक तो संधि स्वर के रूप में, संयुक्त स्वर के रूप में, प्लुप्त स्वर के, दीर्घ स्वर के, और कौन से, ह्रस्व स्वर के। अब जो ह्रस्व स्वरों की संख्या, पहले एक बार मैं इनकी संख्या बता देता हूं। देखिए ह्रस्व स्वर की जो संख्या होगी वो कितनी होती है, 4। दीर्घ स्वर की संख्या कोई 3 पढ़ता होगा, कोई पढ़ता होगा कितनी, 7 पढ़ता होगा। प्लुप्त स्वर की संख्या कितनी, किसी ने पढ़ी होगी 1, लेकिन किसी ने पढ़ी होगी कितनी, 8 पढ़ते हैं। संधि स्वर की संख्या कितनी होती है, 7, और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। अभी बिल्कुल क्लियर करेंगे कि 1 है या 8 है, बिल्कुल एकदम प्रूफ के साथ में। आगे देखिए एक बार भाई स्वर लिख लेते हैं, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और आओ, इन पर बात करते हैं। तो देखिए जो आपका आ जो है, आ स्वर जो मिलकर बना है वो किस किस से मिलकर बना है, वो 2 छोटे ए से मिलकर बना है। बड़ी ई किससे, 2 छोटी ई से मिलकर बनी है। बड़ा ऊ किससे, 2 छोटे ऊ से मिलकर बना है। ए किससे मिलकर बना है, ए और ई से मिलकर बना है। ए और ओ, ए और ए से मिलकर बना है, छोटे ए से, यानी कि छोटे वाले ए में ए जोड़ देंगे आप तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ओ जो मिलकर बना है वो किससे, ए और ऊ से मिलकर बना है। औ किससे, ए और किससे, छोटे ओ से मिलकर बना है। इस प्रकार से भैया ये सारे के सारे जितने स्वर मिलकर बने हैं वो लिख दिए। अब यहां से एक क्वेश्चन आप समझ लें,
पूछते हैं कि मात्राओं की संख्या, हिंदी वर्णमाला में जो मात्राओं की संख्या होती है तो वो केवल इस ए स्वर की मात्रा को छोड़कर बाकी शेष जितने भी स्वर बचे सबकी मात्रा होती है, केवल ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। वो क्यों? क्योंकि आप मान लिया ये क्या है, स्वर रहित मैं है, इसमें आप ए स्वर मिला दे तो क्या बनेगा, केवल मैं बनेगा। लेकिन इस स्वर रहित मैं में अगर आप आ मिला दें तो क्या आया, ये बना क्या, मां। ये इसने मात्रा के रूप में दर्शा दिया, लेकिन यहां कोई भी मात्रा के रूप में नहीं दर्शाया है। तो इसलिए हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या होती है, वो होती है कितनी भैया, 10। किस स्वर की मात्रा नहीं होती, तो ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अब करते हैं किसकी, ह्रस्व की। ह्रस्व का मतलब होता है कम, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें कहते हैं हम कौन से, ह्रस्व स्वर। लघु स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। यानी कि जो किसी अन्य स्वर के योग से मिलकर न बना वो क्या कहलाएगा आपका, ह्रस्व, मूल या कौन सा आपका, लघु स्वर। अब देखा आपने इनमें से एक तो स्वर कौन सा आपका ए, एक स्वर कौन सा आपका छोटी ई, एक स्वर कौन सा आपका छोटा ऊ, एक स्वर कौन सा आपका री। ये चारों ही किसी से मिलकर नहीं बने, बाकी अन्य कोई ना कोई किसी से ना किसी से मिलकर बना है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। और यही क्या कहलाए आपके, यही कहलाए आपके लघु स्वर, या क्या कहते हैं आप इन्हें, ह्रस्व स्वर। अब इसके बाद बात करते हैं दीर्घ स्वर, और एक दीर्घ स्वर के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ किसकी, संयुक्त स्वर, क्योंकि दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अब थोड़ा सा अंतर कैसे, देखिए दीर्घ स्वर की परिभाषा शायद ऐसे भी पढ़ी हो कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है तो वो क्या कहलाते हैं आपके, दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर की परिभाषा आपने पढ़ी भी होगी, ऐसे भी कुछ किताबों में ऐसे भी दे रखा है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के स्वरों के योग से बनने वाले स्वर को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। लेकिन भैया यहां दीर्घ स्वर की जो परिभाषा है वो ये है कि जब समान जाति मतलब एक जैसी जाति के स्वर मिलकर जिस स्वर का निर्माण करेंगे या जो स्वर बनाएंगे, समान जाति के स्वर मिलकर जिस स्वर का निर्माण करते हैं वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर कौन से, भिन्न भिन्न जाति, समझना बात को, यहां कह रहे हैं समान जाति, दीर्घ स्वर में कह रहा हूं समान जाति, संयुक्त स्वर में क्या है, भिन्न भिन्न जाति के स्वर मिलकर जिस स्वर का निर्माण करेंगे वो आपके संयुक्त स्वर। आप देख रहे हैं यहां जो आ जो मिलकर बना है वो ए और ऐसे दोनों की जाति समान है, बिल्कुल है। यहां देखा आपने बड़ी ई, तो ये क्या है, तो छोटी ई से मिलकर बना है, अर्थात दोनों की जाति क्या है, समान है। यहां देखा आपने बड़ा ऊ, दोनों की जाति कैसी है भाई, दोनों की समान है। तो जो समान जाति है तो समान जाति वाले कितने हो गए, 3, और जब 3 हुए तो यही क्या कहलाए आपके, यही कहलाए दीर्घ स्वर। इसलिए क्या भैया दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 3, ना कि 7। अगर केवल आपसे पूछे कि मूल रूप से दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो भाई 4 आपके ह्रस्व हो गए और भैया 7 कितने बचे, आपके दीर्घ बचे। क्योंकि जो स्वर के मुख्यतः जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 2 ही होते हैं, दीर्घ और कौन से, ह्रस्व। ठीक है भैया, बात क्लियर हुई, आगे बात करें। लेकिन इसमें बात करें कि देखिए आपने देखा कि अय जो मिलकर बना है वो किससे, ए और ई से, यानी कि दोनों की जाति क्या समान है, बिल्कुल अलग अलग है। आपने देखा अय, तो क्या दोनों की जाति भाई समान है, नहीं है, क्या है, दोनों की अलग है। आपने देखा ओ, तो इनकी भी जाति क्या है, भिन्न है। आपने देखा आओ, तो इनकी भी जाति क्या है, भिन्न है। और जब भिन्न भिन्न जाति के स्वर मिलकर जिस स्वर का निर्माण करेंगे वो कौन से कहलाएंगे, संयुक्त स्वर। तो देखा भैया इनकी संख्या भी कितनी आई, इनकी संख्या भैया 4 आई, और ये क्या कहलाए आपके, ये कहलाए संयुक्त स्वर कहलाए।
अब यहां से बात करें किसकी, इसके बाद चलते हैं संधि स्वर पर। संधि का मतलब होता है मेल, संधि का मतलब होता है योग। अब दीर्घ स्वर की एक बार और रिपीट कर रहा हूं, दीर्घ स्वर में था कि समान जाति के स्वर, संयुक्त स्वर में था भिन्न भिन्न जाति के स्वर, लेकिन संधि स्वर क्या कहेगा कि कैसे भी हो, चाहे समान हो या भिन्न हो, बहरहाल मिलकर बन रहे, चाहे तो समान जाति के हो चाहे भिन्न जाति के हो, लेकिन मिलकर जो स्वर बनेंगे वो स्वर आपके संधि स्वर कहलाएंगे। तो इसकी परिभाषा संधि स्वर की ऐसे कह सकता हूं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले जो स्वर हैं वो आपके कौन से कहलाएंगे, संधि स्वर। तो क्या भाई ये तीनों के तीनों दीर्घ स्वर क्या आपके दो या दो से अधिक से मिलकर नहीं बने हैं? क्या आपके ये चारों के चारों संयुक्त स्वर क्या ये भी दो या दो से अधिक से मिलकर नहीं बने हैं? तो चार ये हैं, तीन ये हैं, टोटल संख्या कितनी हो गई? टोटल संख्या हो गई भैया कितनी? 7। और 7 हो गई तो ये क्या कहलाए आपके, ये कहलाए आपके संधि स्वर। बात समझ में क्लियर हो गई होगी बात। मतलब दीर्घ स्वर की परिभाषा समान जाति के थे तो दीर्घ स्वर कहलाए, भिन्न भिन्न जाति के थे तो संयुक्त स्वर कहलाए, और जब समान और भिन्न भिन्न दोनों को मिला दिया तो वो कौन से कहलाए, संधि स्वर कहलाए। इसके बाद बात करें किस पर हम, इसके बाद बात करते हैं प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर हालांकि किसके, संस्कृत के भी। अब संस्कृत में अब क्या करते हैं कि मान लो एक स्वर पढ़ लेते हैं, बस उसका नाम हो जाता है, वो कौन सा, बोले जी ओम पढ़ा है, और बोले जी ओम को हम कौन सा कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। भाई ओम पढ़ा तो है, लेकिन जो आपने प्लुत स्वर की परिभाषा आपने इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जिन स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना या 3 गुने से अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं आपके प्लुत स्वर। भाई 3 गुने वाली बात निहायत ही गलत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ओम बोल रहे हैं आप, ओम पढ़ रहे हैं, तो देखिए ओम को पढ़ते समय भाई कोई तो व्यक्ति बोल रहा है ऐसे ओम, और कोई बोल रहा है ओम, और हो सकता है अगला वाला अच्छा से बोले और भी वो बोल दे, कैसे बोले ओम, ऐसे बोलता है। तो प्लुत स्वर का मतलब होता है कि यानी कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं आप, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके प्लुत स्वर। मतलब जिनकी ध्वनि बहुत लंबे समय तक बोली जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर। इनके पीछे दीर्घ चिन्ह लगा देने से इनकी संख्या क्या हो जाती है। अब देखिए कैसे, अब इसमें से ए स्वर है, ए का आप बिल्कुल बड़े ध्यान से समझना भैया बात को, ए स्वर बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा, ए स्वर है, ए स्वर का आप लंबे समय तक उच्चारण करें, आप करेंगे ए तो ए ही रहेगा, आ बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक। लेकिन आप आ का लंबे समय तक उच्चारण करें कि आ ही रहेगा, और तो कोई ध्वनि नहीं निकल देना, ठीक। इसके बाद अब ये छोटी ई है, ये कैसी है आपकी, बड़ी। छोटी ई का लंबे समय तक, छोटी ई को कैसे बोलोगे आप, ई, और बड़ी ई को कैसे बोलोगे आप, ई। तो भाई अब छोटी ई का लंबे समय तक उच्चारण करना, जैसे ही आप करोगे बोले ई, तो एकदम से भाई लघु वाली बोलनी शुरू करी थी, वह पहुंच कौन सी गई, दीर्घ। तो इसलिए भाई कौन सी, जो आपकी लघु ई होती है उसे छोड़ दिया जाता है, ये प्लुत स्वर नहीं कहलाती। क्योंकि जब ये ध्वनि बड़ी ई की दे रही है तो हमें तो भाई बड़ी ई अर्थात दीर्घ ई लेनी। इसे छोटे ऊ को आप कैसे बोलोगे, ऊ, बड़े ऊ को कैसे बोलोगे आप, ऊ, खींचकर थोड़ा सा। जैसे आप छोटे ऊ का लंबे समय तक उच्चारण करोगे, बोले ऊ, तो एकदम से किसमें हो जाएगा, दीर्घ में। अब भैया जब ध्वनि दीर्घ की मिल रही है तो भाई फिर मैं लघु का क्या करूं, लघु क्यों लूंगा, इसलिए भाई लघु को छोड़ देते हैं, ठीक। इसके बाद आता है क्या आपका री। री का लंबे समय तक आप उच्चारण करें तो जैसे बोलोगे आप री, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो बन जाएगी आपकी कौन सी, दीर्घ री। और दीर्घ री का प्रयोग हम किसमें करते हैं, दीर्घ री का प्रयोग करते हैं भाई संस्कृत में, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए किसे आप लघु री को भी छोड़ देते हैं। तो भाई इस प्रकार से कितने थे ये, 11। 11 में से 3 आपके प्लुत स्वर नहीं है, तो भाई प्लुत स्वर बचे कितने,
तो भाई कितने बचे आपके प्लुत स्वर बचे आपके कितने 8। अगर नॉर्मली प्रश्न बन जाए कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है तो प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है 8। अगर क्वेश्चन बन जाए कि इनमें से कोई से भी ऑप्शन दे दे कि इनमें से प्लुत स्वर नहीं है तो एक तो छोटी ई, छोटा ऊ और एक री, इन तीन को छोड़कर बाकी सभी के सभी क्या है आपके प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई। अब यहां तक करने के बाद अब आपका आता है किसके जीव के आधार पर। अब जीव के आधार पर कैसे कि जीव का अग्रभाग क्रियाशील होगा, पश्च भाग क्रियाशील होगा या मध्य भाग क्रियाशील होगा। तो उनमें आएंगे आपके अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद फिर उसके बाद कौन से आएंगे मुखाकृति। मुखाकृति में कौन से कि यानी कि मुख का अग्रभाग ज्यादा खुलेगा या पश्च भाग ज्यादा खुलेगा या मध्य भाग खुलेगा तो उन्हें कहते हैं, उनकी संख्या 4 होगी जो कहलाएंगे समव्रत, अर्धसमव्रत, विवृत और अर्धविवृत। फिर आएंगे आपके किसके ओष्ठ या होठों के आधार पर। एक होंगे आपके व्रतमुखी और एक क्या होंगे आपके अव्रतमुखी। ठीक है, इस प्रकार करने के इतना काम करने के बाद आपका जब स्वर का पार्ट कंप्लीट होगा भैया, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। ठीक है, इस प्रकार से भैया उसे नेक्स्ट जो आपके विवृत है, समव्रत है, आपके अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, ठीक है, और आपके व्रतमुखी अव्रतमुखी है वो भैया नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।